तो लेट वी स्टार्ट अवर लेक्चर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश राइटिंग। ओके, सर इसमें ऐसा मैटर करा दी जिससे पास हो जाएं सर। हाँ जी, हाँ मैं करवाऊंगा, आसान से तरीके से करवाऊंगा आपको। देखिए, हिंदी हाँ सर। मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं हिंदी में भी करवा दूंगा आपको, इंग्लिश में भी करवा दूंगा, लेकिन सर आप वैसे वैसे लॉ में आए तो सारी सब्जेक्ट ही थोड़ी मतलब डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम के टाइम पे हाँ इतना प्रेशर इंग्लिश का ही रह रहा है बस सर, लीगल आप, इंग्लिश का हाँ तो। हाँ, सभी बच्चों का यही प्रेशर रहता है, लेकिन ये प्रेशर मैं आपका रिलीज कर दूंगा आज। ठीक है, आप थैंक यू चिंता सर। मत करें। आपको इम्पोर्टेंट ओके। इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आप उसको अच्छे से कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस डरना नहीं है आपने, इंग्लिश से डरना नहीं ओके है। सर। जितना इंग्लिश से डरोगे, इंग्लिश उतना डराएगी। इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। बहुत आसान है इंग्लिश। इंग्लिश सीखना और इंग्लिश समझना बहुत आसान है हिंदी की अपेक्षा। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको लिखना है। लिखना इंग्लिश में है, ठीक है? गलत नहीं लिखना, जो मैं बताऊंगा वैसे लिख के आना आपको, ठीक है? थैंक यू सर, इतनी हिम्मत हमारी हाँ बढ़ाने हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आया हूं मैं स्पेशल। ठीक है, एक दो लेक्चर में आपका मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए यही चिंता रहती है कि हमारा इंग्लिश वाला पेपर कैसे होएगा। तो देखिए, आप लॉ कर रहे हो, एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। तो देखिए, आप आगे एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे, आप में से ही बनना है। हम तो लेक्चरर बन चुके। ठीक है, अब क्या है कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहे इसी लाइन में रहोगे या आप जज बनते हो, तो आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हाई कोर्ट की लैंग्वेज और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज सब कुछ इंग्लिश में है। तो आपको कैसे एआईआर देखना है, कैसे केस लॉ देखना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए आपको। ठीक है ना? लिटिल बिट आपको बेसिक नॉलेज इंग्लिश की होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना अच्छे से आप उसको देख पाओ, उसको पढ़ सको, उसको समझ सको। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का जो आपको इंग्लिश वाला मैं आपको पहला टॉपिक कराता हूँ, पहली यूनिट है आपकी। मैं आपको एक क्या नाम है, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके, आप पे शो होएगी। पहली पहली पे जाइए आप। जो जो वो है ना, जो आपने लीगल टर्मिनोलॉजी, वो करो सबसे पहले, जो उसकी जो आपके उसमें थी वो करो। एक मिनट बच्चों, वेट करो। हाँ देखिए, आपका पहला यूनिट है ना, आपका पहला यूनिट बच्चों आपका आएगा। देखिए, दो पार्ट है इंग्लिश के, एक तो है लीगल लैंग्वेज, एक है लीगल राइटिंग। सबसे पहले ये समझना है आपको, लीगल लैंग्वेज क्या है और लीगल राइटिंग क्या है। लीगल राइटिंग बच्चों वो है जो कि आप लीगल जो लिखोगे, वो दिस दिस एपिसोड इज कनेक्टेड विद योर रिटन मटेरियल। हाउ कैन वी राइट डाउन द गुड थिंग्स इन अवर प्लीडिंग, दिस इज द लीगल राइटिंग। ठीक है? और लीगल लैंग्वेज मीन्स इट इज ए सिंपल और बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ एंड लॉ टर्मिनोलॉजी। देखिए, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कोई साइंस का बच्चा है ना, तो साइंस की टर्मिनोलॉजी पढ़ता है। जैसे साइंस के वर्ड्स हैं, ऑक्सीजन है, पानी कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी टर्मिनोलॉजी है। कोई डॉक्टरी करता है, तो डॉक्टर्स में पीएमटी की तैयारी जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। इंजीनियरिंग की जो वोकेबलरी है, जो इंग्लिश की आपकी जो ये जो आप वर्ड्स हैं, उसकी अलग है। ठीक है, सोशल साइंस की वोकेबलरी अलग है। इसलिए इसका थिसोर्स भी, इसका इंग्लिश का भी जो लैंग्वेज है, वोकेबलरी है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। ये जो वर्ड्स मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पहली यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें देखिए आपके 5 या 10 वर्ड्स आएंगे। उसका आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग बताना है आपको। 10 वर्ड आएंगे, मान लो 2-2 नंबर के आते हैं, तो आप क्या वर्ड्स होएगा उसका, इंग्लिश वर्ड्स। मैं आपको ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर में देखिए, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। ये लीगल टर्मिनोलॉजी यानी इसका मतलब क्या है। जैसे पहला आपका शो हो रहा है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मीन्स है वन कंसर्न विद द अनदर और अदर इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी इसका हिंदी में भी आपको शो हो रहा है कि सह अपराधी। सह अपराधी मतलब कंप्लाइंस है।
कंप्लाइंस मैंने जिसने कंप्लाइंस किया है, यानी साथ दिया है, अपराध में साथ दिया है। कोई अंदर चोरी करने गया है, कोई बाहर उसकी रखवाली कर रहा है, तो दैट इज द पर्सन हु आर स्टैंडिंग बिफोर द हाउस, दैट इज द कंप्लाइंस। ठीक है। अब ये सेकंड वर्ड है, जैसे आपका एक्ट। एक्ट मैंने वैसे तो होता है काम करना, लेकिन अगर हम एक्ट लॉ की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे ना, तो ए लॉ इज मेड बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मींस होता है आपकी कानून बनाने वाली संस्था जो कोई नियम या अधिनियम बनाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। एक्ट मींस अधिनियम। अगर लॉ की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो एक्ट का मतलब होएगा अधिनियम। वैसे एक्ट का मतलब होता है कोई काम करना। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर राइटिंग समथिंग, दैट इज योर एक्ट इज द रिटन। योर एक्ट इज यू आर राइटिंग समथिंग। कोई काम कर रहे हो, वो काम से संबंधित होता है एक्ट। लेकिन इसका सेकंड मीनिंग अगर हम लीगल वोकैबुलरी में देखेंगे तो वो एक्ट है, उसका मतलब है कानून। अब नेक्स्ट है जैसे एक्यूज्ड। एक्यूज्ड इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड कौन होता है, यानी अभियुक्त। अभियुक्त कौन है, जो कि क्राइम कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है। ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन allegations has been made that he has committed the offense or who is charged with an offense। मतलब क्या है, अभियुक्त। किसी पर्सन को पकड़ा जाता है तो वो अभियुक्त नहीं है जब तक कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना लग जाए। जब तक कि उसके कोर्ट उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाती, उससे पहले पहले वो निर्दोषी है। इसका मतलब एक्यूज्ड कौन है, द पर्सन हु इज द चार्ज विद एन ऑफेंस, यानी किसी ने कोई ऑफेंस किया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एफिडेविट। एफिडेविट क्या चीज है, एफिडेविट मतलब ए रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ ए पर्सन कॉल्ड द डेपोनेंट बाय whom is voluntarily signed or the sworn or to be affirmed। It means if you are giving the statement that who I am, यानी आप कुछ ही को लिख कर कोई चीज बता रहे हो, यानी मेरा नाम डॉक्टर बीके चावला और मेरे पापा का नाम ये और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इफ आई एम गिविंग द रिटन स्टेटमेंट टू द कोर्ट और टू सम अथॉरिटी, तो दैट्स कॉल्ड द एफिडेविट ऑन ओथ। यानी कोई ऑन ओथ बात करता है, उसको अगर रिटन में वो चीज है, रिटन स्टेटमेंट है, तो वो क्या कहलाएगी, एफिडेविट कहलाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स में। आगे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बताता हूं आपको मैं। आगे चलिए, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करते जाना बच्चों। अपील है। अपील मतलब क्या होता है, कोई भी सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है उसकी एरर के बिहाफ पे या नोट सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पे अगर ऊपर वाली कोर्ट्स में रिलीफ के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, दैट इज द अपील। अपील मींस ए प्रोसीडिंग टेकन बिफोर ए सुपीरियर कोर्ट और अथॉरिटी फॉर रिवीजन के तौर पर और मॉडिफाइंग यानी उसको थोड़ा दुरुस्त करने के लिए। ठीक है। कोर्ट टू अथॉरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ एरर, यानी मींस कोई एरर के ग्राउंड पे, मॉडिफिकेशन के बिहाफ पे, नोट सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पे अगर लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ कोई रिटन स्टेटमेंट जाती है एज ए रिवीजन, तो हम उसको क्या कहेंगे, अपील कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट में, कोग्निजेबल। कोग्निजेबल देखिए नीचे आएगा कोग्निजेबल, यानी कैपेबल बीइंग टेकन कोग्निजेंस, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिसके बिहाफ पर कोर्ट कोग्निजेंस लेती है, किसी भी ऑफेंस के बिहाफ पे कोग्निजेंस लेती है, वो कोग्निजेबल होता है। यानी आपके टू टाइप्स के क्राइम्स बता रखे हैं, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस और कोग्निजेबल ऑफेंसेस। यानी जिनमें जमानत मिल जाती है वो जमानती अपराध, और नॉन अजमानती अपराध भी इससे रिलेटेड हैं। यानी ऐसे गंभीर अपराध जिसमें कोग्निजेंस लिया जा सकता है वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसेंट इंपॉर्टेंट है। कंसेंट क्या है, किसी की सहमति। ए कंकरेंस ऑफ विल यू कैन से, यानी आपने कोई प्रपोजल किया, मैंने उसके लिए सहमति दी है, तो वो क्या है, कंसेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट। इनहेरिटेंस मतलब क्या है, सक्सेशन बाय डिसेंट, विरासत, यानी किसी को विरासत में कुछ मिलता है तो वो इनहेरिटेंस है। ठीक है, सक्सेशन के बिहाफ पे। नेक्स्ट है इनटेस्टेट। इनटेस्टेट का मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर मर जाता है विल के बगैर लिखकर, तो वो क्या कहलाता है, निर्वसियती। निर्वसियती को बोलते हैं इंटेस्टेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये वेकेबुलरी जो मैं आपको वेकेबुलरी और
टर्मिनोलॉजी करवा रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको हिंदी में नहीं लिखना, जो आगे लिखा हुआ है वैसा उसका मीनिंग लिखना है, मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंड्यूंडो। इंड्यूंडो मतलब होता है वक्रोंती, यानी एल्यूसिव और द डिस्प्रेटरी रिमार्क, यानी एक प्रकार का किसी के मानहानि टाइप कोई ऐसी बात कह देना, वो होता है इंड्यूंडो। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? ए जुडिशियल डिसीजन, यानी कोई भी निर्णय, किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, वो जजमेंट होता है। वो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है, सर हाँ जी सर ये हिंदी ऐसे धर्मजत्य लिखा है, तो जैसे एग्जाम में हमारे में जो लेजिटिमिटी आएगा, हाँ, तो उसको हिंदी तो में ये नहीं लिखना हिंदी है वर्ड बेटा, नहीं लिखना, नहीं हिंदी नहीं लिखना हिंदी आपको, वर्ड हिंदी नहीं नहीं लिखना, लिखना, ओनली हिंदी ये लिखना। आपको हिंदी यूज ही नहीं करनी है। ओके आपको ओके, पेपर में क्योंकि हिंदी, जैसे आपको बच्चों पेपर में हिंदी यूज ही नहीं करनी है, पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है, हिंदी कहाँ हाँ, जो यूज गाइड के करनी है हिसाब से, बेटा। हिंदी वो गाइड तो के हिसाब से वैसे गाइड नहीं के लिखना। हिसाब से आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको मीनिंग एग्जैक्टली पता लगता रहे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पता लगता रहे क्या होता है, ठीक ओके है। ओके सर। आप उसका मीनिंग इंग्लिश में ही लिखेंगे। अगर आपको मीनिंग पता है, मीनिंग लिख दिया, अगर आपको उसका एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल भी लिख देना, वो भी गलत नहीं होएगा, ठीक है ना। अब लेजिटिमेसी आ गया, लेजिटिमेसी वर्ड आ गया, आपको लेजिटिमेसी वर्ड नहीं आ रहा है भी इसका मतलब क्या है, यानी यानी दैट इज इलीगल, इट इज शो इज ए इलीगल, इट इज रिलेटेड टू द चाइल्डहुड, लेजिटिमेटी ऑफ चाइल्ड, यानी इलीगल चाइल्ड, यानी द लॉ कैन नॉट स्टैंड विद दैट पर्सन हु इज लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, आपको हिंदी वर्ड नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश का ही वर्ड लिखना है इसके आगे, चाहे आप टूटा फूटा लिख देना, समझ आना चाहिए उसको भी इसका ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हिंदी आपको पेपर में कहाँ यूज करनी है? सिर्फ अगर आपको 5 लाइनें या 6 लाइनें इंग्लिश की आएंगी, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है, वहां हिंदी आपको यूज करना है, बाकी हिंदी कहीं भी ये यूज नहीं करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लियन। लियन क्या होता है? लियन इज ए, आप हिंदी में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में लियन वर्ड आया होगा जब आप बेलमेंट कर रहे थे। बेलमेंट में एक राइट है बेली का, बेली का राइट है, जो चीजें बेलर के द्वारा दी जाती हैं उसको तब तक रख सकता है जब तक कि उसका पैसा वापस नहीं मिल जाता है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन यानी धारण करने का अधिकार। मैं कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को कब तक अपने पास रख सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, राइट ऑफ लियन। अब इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा, ए राइट बाय विच ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होल्ड्स द रिटेन्स इट अगेंस्ट द अदर इन सेटिस्फेक्शन और द डिमांड ड्यू टू द पार्टी रिटेनिंग इट। अब ये लैंग्वेज है, अगर इसको आसान लैंग्वेज में लिखेंगे तो सिंपल सी चीज लिख देना आप, ए पर्सन राइट टू होल्डिंग द थिंग्स, ए पर्सन राइट टू होल्डिंग द थिंग्स अबाउट द एनी प्रॉपर्टी और अबाउट एनी थिंग्स। ये सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे आप, इसका मतलब लियन आपको अगला समझ जाएगा एग्जामिनर आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बच्चों माइनर। नीचे आइए, माइनर। माइनर कौन है? जो बच्चा है 18 साल से कम है वो माइनर है, ए पर्सन हु इज नॉट अटेंड ए मेजोरिटी। ठीक है, ये माइनर है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या चीज है? प्रियम्बल में ना होता है प्रस्तावना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसका पहला पार्ट ये आपका प्रियम्बल को लेकर है। यानी ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना हो, वो किसी का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, किसी का भी संविधान हो सकता है, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट्स कॉल्ड द प्रियम्बल। प्रियम्बल मींस उद्देशिका, प्रस्तावना कह सकते हैं, ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए स्टैट्यूट, ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट में ना कोई भी अधिनियम है, कोई नियम है, कोई संविधान है, किसी का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट हो वो प्रस्तावना कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट आगे आओ, आगे इंपॉर्टेंट में चलिए, आगे आ गया रिपील रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है, ये आपका सीपीसी का टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं प्राग न्याय। प्राग न्याय का मतलब होता है किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर कोई केस डिसाइड कर दिया जाता है तो उसके वही केस, वही कोर्ट, वही पार्टी दोबारा उस कोर्ट में केस नहीं ला सकती है।
दैट इज द रेस जुडिकेटा। ठीक है, ए केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। यहाँ सूट का मतलब किसी केस से है, कोई सूट का मतलब पहनने वाले सूट से नहीं है। ठीक है, सूट का मतलब कोई भी केस से रिलेटेड कोई जो डिसाइड हो चुका है उसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा। यानी अगर कोई केस सेम पार्टी सेम कोर्ट में सेम जज के सामने कोई केस वापस लेके आता है तो वहां रेस जुडिकेटा का नियम लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैच्यूट, 28 नंबर पर इंपॉर्टेंट है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ लॉ, एनी टाइप ऑफ यू कैन से एनी टाइप ऑफ any type of law, any type of regulation or any type of law you can say is the statute। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? गुरुजी बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। If you giving me this type of boosting then it will be a pleasure for me, don't worry। okay, next है बच्चों a written law। statute means होता है कोई भी कानून। a written law as distinguished from the customary laws or laws used by want a legislative enactment। सिंपल में आप लिख सकते हो any type of regulation, any type of law, any type of customary law which is made by the legislature, which is made by the legislature, that's called the statute। statute means कोई भी संविधान, संविधा जिसको बोल सकते हैं वो statute है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट है वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या होता है? शून्य करणीय, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, बड़ा आपने अच्छे से समझा होगा सर से। दैट मे बी अवॉइडेड और डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी जिस भी चीज को वॉइड घोषित किया जा सकता है दैट इज वॉइडेबल। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कन्फेशन, 34 नंबर पे इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन मतलब होता है कोई भी चीज को स्वीकार करना। कोई भी अगर आपके ऊपर गिल्टी लगी है, गिल्टी मतलब कोई भी आपके ऊपर कोई दोष आरोपित किया जाता है, यानी जज जब आरोप डिसाइड करता है किसी भी अभियुक्त के ऊपर, वो पहले पूछता है क्या आपने ये क्राइम किया है। अगर वो कहता है हाँ जी मैंने किया है, दैट इज द एक्ट ऑफ कन्फेशन, यानी वो स्वीकार कर रहा है कि मैंने ये गिल्ट है, मैंने ये किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूडिशरी रिलेशन। फ्यूडिशरी रिलेशन का मतलब होता है विश्वासिक संबंध। विश्वासिक संबंध क्या होते हैं? जैसे एक एजेंट और एक मालिक के जो रिलेशंस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द फ्यूडिशरी रिलेशन, यानी ए रिलेशन इन ट्रस्ट। ए रिलेशन इन ट्रस्ट इज कॉल्ड फ्यूडिशरी रिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिवोकेबल। रिकॉवेबल में ना होता है, रिवोकेबल में ना होता है बच्चों रिवोक करना, वापस लेना। यानी आपने कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहली टर्म है प्रपोजल, यानी प्रपोज करते हो किसी को तो उस प्रपोज को वापस भी लिया जा सकता है। कैपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड, यानी उस बंदे के जानकारी आने से पहले उसको हम वापस भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवोकेबल। रिवोक में ना वापस लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे। सर एक मिनट। हाँ जी सर एक रिक्वेस्ट आपसे। हाँ जी, हाँ जी। 13 नंबर के बाद में सर ऊपर वाले में निशान नहीं लगाया। एक बार ना ये जो चल रही है ना डिस्प्ले पे, ये थोड़ा सा आप नीचे कर दो तो हम ऊपर से निशान लगा लेंगे। ऊपर से निशान लगा लोगे? ठीक है, वो बच्चे कह रहे हैं 1 से लेके 13 तक नहीं लगे जी। 1 से 13 तक लगा लेना, 1 से 13 तक लगा लो, इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर। एक देखिए पहला इंपॉर्टेंट है, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ठीक है, ये एक मीनिंग क्या है बच्चों, इसको हमेशा जिंदगी में याद रखना। इन मीनिंग्स को आपकी जिंदगी में काम आएंगे ये वाले वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये सीरीज है ना। अब मैं अगर बुक्स से करवाता, मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी, तो बुक्स में और भी अच्छे मीनिंग्स थे आपके। आगे कॉग्निजेबल इंपॉर्टेंट है, कंसेंट इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टेट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। हाँ जी बस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आगे आओ, लास्ट में आइए। हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका राइट इन पर्सोनम। ठीक है, राइट इन पर्सोनम और राइट इन रैम,
ये मैं आपको दोनों की आपको बता देता हूं। दो टर्मिनोलॉजी होती हैं राइट्स के संबंध में, हमारे अधिकारों के संबंध में, राइट इन रैम और राइट इन परसोना। ये एम लगा है, ये पर्टिकुलर शो कर रहा है उसके एडजेक्टिव को। राइट इन परसोना एंड राइट इन रैम। राइट इन परसोना तो होता है मेरा अधिकार है, मेरा पर्सनल राइट है, यानी मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, वो उसके ऊपर मेरा कब्जा है और मेरा उसका अधिकार है, ये व्यक्तिबंदी अधिकार है, ये मेरा कब्जा है और मेरा राइट है। राइट इन रैम का मतलब होता है सभी के संबंध में मेरा अधिकार, यानी मेरा कोई, मान लो मैंने किसी से के साथ किसी से पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं अगर उसने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कंपनी जब तक की मुझे वारंटी देती है वो मेरे लिए राइट इन परसोना है, वो मेरा अधिकार सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी और व्यक्ति के प्रति बंधा हुआ है। एक होता है राइट इन रैम, जो सारे वर्ल्ड के किसी भी पर्सन के विरुद्ध मेरा अधिकार है, वो राइट इन रैम है। इट मींस जैसे मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मेरा अधिकार है, वो सभी व्यक्तियों पे, विश्व के सभी व्यक्तियों के प्रति मेरा अधिकार है, यानी उसको कोई मेरी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये चीजें क्या हैं, ये राइट इन रैम और राइट इन परसोना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन वाइज आई हुई है, ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे आगे, 1 2 3 आगे लिखा है, उसमें से आपके 5 या 10 इंपॉर्टेंट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपकी जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीगल टर्म्स, ये इस तरह से आएंगी। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, नेक्स्ट है आपका सेकंड आई है, अब ये 5th नंबर पे पढ़िए आप, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में ना होता है आत्यंतिक, इट मींस अनक्वालिफाइड, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रेन और लिमिटेशन, यानी किसी भी चीज से जो बंधी हुई नहीं है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट राइट होते हैं ना पर्सन के, वो एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे ऊपर 2 नंबर का देखिए आप, जिसको बोलते हैं एबडक्शन। एबडक्शन में ना होता है अपहरण करना। आप सभी जानते हो एबडक्शन क्या चीज है, द एक्शन ऑफ एबडक्टिंग इज कॉल्ड एबडक्शन। नेक्स्ट चलिए, हाँ एक्यूटल, 7th नंबर इंपॉर्टेंट है। एक्यूटल, किसी को बरी कर देना, किसी को डिस्चार्ज कर देना, दैट इज एक्यूटल। नेक्स्ट चलिए, धीरे धीरे चलो। अमेंडमेंट, 14 नंबर पे। अमेंडमेंट क्या चीज है, यानी अमेंडमेंट का मतलब है बच्चों, द एक्शन और रिजल्ट इज अमेंडिंग, यानी किसी चीज को दुरुस्त करना, उसमें कुछ क्या नाम है, ऐड करना कुछ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो अभी 100 से ऊपर आपके अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये नीड के बिहाफ पर, जैसे जरूरत होती है उसके बिहाफ पर किसी चीज को दुरुस्त किया जाता है। द एक्शन और रिजल्ट ऑफ अमेंडिंग इज कॉल्ड अमेंडमेंट। नेक्स्ट चलिए, अरेस्ट, 17 नंबर पे। अरेस्ट, किसी भी पर्सन को कोई भी क्राइम के संबंध में गिरफ्तार करना, टू रेस्ट्रेंट और डिटेन ए पर्सन बाय लॉफुल अथॉरिटी। अगर किसी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा किसी को पकड़ा जाता है तो दैट इज अरेस्ट। नेक्स्ट है बेल। बेल में ना होता है बच्चों जमानत, इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट, यानी इम्प्रिजनमेंट में ना होता है बच्चों कोई जेल है इम्प्रिजनमेंट, उसमें टेम्परेरी रिलीज करना, पर नॉट परमानेंटली। परमानेंटली डिस्चार्ज विल बाय द कोर्ट, ओके, दैट इज बेल। नेक्स्ट है बेलमेंट। बेलमेंट में ना आपने बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा वो बेलमेंट है, यानी एक बेली होता है, एक बेलर होता है। बेलर कोई अपनी चीजें, वस्तुएं बेली को कुछ समय के लिए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जब देकर जाता है, वापस आने के बाद वो चीजें उसको लौटा दी जाती हैं, तो उसको बेलमेंट बोला जाता है। ठीक है, ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू बेली टू सर्टेन टाइम for certain period, and after the belly come on that behalf of contract, the things will return to the bailor, that is called the bailment. A delivery of goods in trust, you can say, is the best word. Delivery of goods in trust, trust में ना होता है विश्वास। ठीक है, जो चीजों की डिलीवरी किसी को विश्वास के लिए दी जाती हैं उसको बेलमेंट बोला जाता है। दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से राइट डाउन, this is a special contract under the Special Contracts Act. Bailment is a special contract, specific contract you can say. Next है बार। बार में ना होता है
बार बार वो शराब वाली बार नहीं है, ये यहाँ बार का मतलब है बैरिस्टर, एडवोकेट्स की जो असेंबली होती है, एडवोकेट कोलेक्टिवली जहां पर बैठते हैं, दैट इज द बार, दैट इज बार। नेक्स्ट है बाईगेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईगेमी होता है द्विविवाह करना, यानी एक औरत के रहते अगर पर्सन दूसरी औरत को लेके आता है शादी करके, तो दैट इज बाईगेमी। बाईगेमी इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस इन इंडियन लॉ, सो ए हिंदू पर्सन कैन नॉट married with second wives, cannot keep second wives, okay, entertaining into a marriage with by a person while still legally married or to another. If a person is a legally married to the another, having two wives or husband at a once, it is a bigamy. It is related with wives or husband both, so person एक वाइफ के होते, सेकंड वाइफ बाइगेमी है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? सबूत का भार, यानी कोई कोर्ट में ये आके कहता है कि ये चीज सही है, तो ये मेरी चीज है, ये मेरी गवाही है, ये मेरी एविडेंस है, तो उसी को ही सिद्ध करना पड़ता है, वो होता है सबूत का भार। ऑब्लिगेशन टू प्रूव वंस असर्टेंशन, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइए, ये रिट्स हैं बच्चों। एक है सेरिश्योरी, सेरिश्योरी रिट है, इंपॉर्टेंट है। 5 types of writs are mentioned in Indian constitutions with the article 32 and article 2 to 6. A person can directly go to the high court or supreme court with demanding their rights. So 5 types of writs are mentioned with the certiorari is a important writs। certiorari हो गया आपका, habeas corpus हो गया, ठीक है, आपका वो जो हिंदी में बोलते हैं इसको तो हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रिट है। ये रिट होती है, ये रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए रिट इशूड फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट कॉलिंग अप द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग एंड द इंटरफेरिंग कोर्ट ऑफ रिव्यू, यानी किसी भी लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को जब अपर कोर्ट मंगवाती है उसको चेक करने के लिए। अपर कोर्ट मींस यहाँ का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, क्योंकि रिट जो जुरिस्डिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही होता है, वो लोअर कोर्ट्स का नहीं होता है। when the upper apex court or high court or the supreme court demanding the case law for the checking with the jurisdiction or something extra that is related to the certiorari writ, certiorari writ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है आगे चलो, कन्फेशन। ये आपको पता है सह स्वीकृति होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, आगे चलिए आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नीचे करो। ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बच्चों किसी भी लीगल अथॉरिटी की पावर्स, कहां तक उसकी पावर है, ये उसको बोलते हैं लीगल, उसका ज्यूरिसडिक्शन। यानी कोई कोर्ट है वो एक किसी ज्यूरिसडिक्शन से बंधी होती है, यानी जैसे हाई कोर्ट की राजस्थान की हाई कोर्ट है तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो राजस्थान के लिए ही लागू होगा। इसी प्रकार अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन पंजाब हाई कोर्ट का है तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ही उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट में चलते हैं। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होता है बच्चों उपेक्षा या असावधानी। वांट टू प्रॉपर केयर, वांट टू प्रॉपर केयर भी लिख सकते हो। वांट ऑफ अटेंशन टू व्हाट ought टू बी डन और लुक्ड आफ्टर, लैक ऑफ प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग, आप लैक और प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग भी लिख सकते हो। 2-3 मीनिंग है नेग्लिजेंस के। नेक्स्ट चलिए ऑफेंस, ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लिख सकते हो इसका मतलब है ए क्राइम, इज ए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टोर्ट, टोर्ट क्या होता है? टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ये एक ऐसा एक टोर्ट, यानी टोर्टोरियस, इट इज ए टोर्ट और ऑफेंस। 2 types of the terminology is mentioned, offense and tort। टोर्ट सिंपली जिस भी ऐसे कार्य को जिसकी हम क्षति पूर्ति देकर, जिसकी हम इंडेमिनिटी पूरी करके उसको राजी खुश कर सकते हैं, दैट इज लाइबिलिटी अंडर द टोटोरियस लाइबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ी सी ऑफेंस से भिन्न है, ऑफेंस से अलग है, यानी ए सिविल रॉन्ग, यानी ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग है। तो उसके बाद आपके ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें अबेटमेंट है, एब्यूज है, एक्सेप्टेंस है, नीचे जो दिए हुए हैं इनमें भी करा देता हूं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पीडीएफ खुलती है।
ठीक है, ये तो बच्चों ये आपकी टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें से 10 मीनिंग आएंगे कम से कम। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, अबैटमेंट। अबैटमेंट होता है दुष्प्रेरण करना, यानी किसी को दुष्प्रेरित करके, एक बच्चे को दुष्प्रेरित कर दिया जाकर गोली चला दे, तो दैट इज द एक्ट ऑफ अबैटमेंट। दैट इज द एक्ट ऑफ अबैटमेंट, यानी दुष्प्रेरण करना, किसी को गलत कार्य के लिए उकसाना, तो वो क्या कहलाएगा? अबैटमेंट कहलाएगा, द एक्शन और फैक्ट ऑफ अबैटिंग। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट, आगे चलिए, आर्बिटेटर। आर्बिटेटर है 12वें नंबर पर। आर्बिटेटर कौन होता है? देखिए, मोस्टली इन इंडियन लॉ और द लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ देयर इज ए ADR setups are there. ADR means other dispute resolveness authorities, यानी हम कोर्ट के माध्यम से ही केस डिसाइड नहीं करवा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो कोर्ट के बाहर भी हम अपने केस को डिसाइड करवा सकते हैं, अपने किसके माध्यम से? दोनों पार्टियों की सहमति के माध्यम से। ठीक है, उसमें एक आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन का एक भी ADR है। ADR मतलब डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने की जो संस्था है उसको आर्बिट्रेशन भी बोल देते हैं। यानी ए पर्सन और 1 और 2 और मोर पर्सन, यानी ए पर्सन एक बंदा, 2 बंदे और बहुत सारे बंदे मिल बैठकर, यानी जैसे पहले के टाइम में पंचायती तौर पर पंचायत में गांव के चौपाल पर, गांव की चौपाल पर किस राजीनामा हुआ करते थे, उसी प्रोसेस को बोला जाता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर उसका फैसला करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, असोल्ट। 13वें नंबर पे असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है किसी पर हमला करना, किसी पर सडन अटैक करना, किसी पर प्रहार करना, दैट इज द असोल्ट। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल पुनिशमेंट। नीचे आइए, नीचे आइए, ये है कैपिटल 19वें नंबर पर, यानी पुनिशमेंट ऑफ डेथ, यानी किसी को मृत्यु दंड दे देना, वो है कैपिटल पुनिशमेंट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कंप्रोमाइज। 24वें नंबर पर समझौता, एन अरेंजमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय कंसेशन और बोथ साइड, यानी दोनों पार्टियों को बिठाकर उनमें समझौता कराना। ये मीनिंग भी है एन एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट एंडिंग। अब जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, अब उसके सामने कंप्रोमाइज आ गया, उसको ये पता है कि ये समझौता है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेगा? आप सिंपल सी लैंग्वेज में आप अपने सामान्य दिमाग से लिखिए भी समझौता क्या चीज है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप सीधा लिखो एन एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट, यानी कंप्रोमाइज किस में होगा? अगर डिस्प्यूट है तो कंप्रोमाइज होगा ना, अगर डिस्प्यूट नहीं है तो कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आप सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ए एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज टू डिस्प्यूट एंड्स। डिस्प्यूट एंडिंग विद, वो कंप्रोमाइज है। नेक्स्ट है बच्चों 25वें नंबर पर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में ना होता है प्रतिफल, बदले में क्या मिलता है? एनीथिंग रिगार्डेड एज द कंपनसेंस और इक्वलेंट। कंपनसेंस और इक्वलेंट, यानी मैंने कोई चीज खरीदी है, मैंने कार खरीदी है, तो बदले में मैं क्या दे रहा हूं? कार के बदले मैं उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे रहा हूं। मैंने सिलाई की मशीन खरीदी है, मैं उसको 6,000 रुपए दे के आया हूं, तो वो क्या है? 6,000 रुपए प्रतिफल है। मशीन चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए, वो खरीद ली है, तो बदले में मैं 6,000 रुपए दे चुका हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसका बदले में क्या है? कंसीडरेशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कॉन्स्परेंसी, ये आएगा आपके, इंपॉर्टेंट है 26वें नंबर पर। कॉन्स्परेंसी क्या चीज है? कॉन्स्परेंसी में ना होता है षड्यंत्र, यानी ए प्लानिंग। षड्यंत्र में ना ए प्लानिंग ऑफ एक्ट टुगेदर सेपरेटली और स्पेशली फॉर द अनलॉफुल एंड हार्मफुल पर्पस, यानी ऐसा षड्यंत्र। देखिए, हम 10 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, दैट इज नॉट ए कॉन्स्परेंसी। ठीक है, हम अगर 10 लोग चाय पी रहे हैं, साथ में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने ए पर्सन को नुकसान पहुंचाना है, उसको ऑफेंस क्रिएट करना है, तो वो षड्यंत्र में प्लानिंग ट्रीट हो जाएगी। ए प्लानिंग टू हार्मफुल पर्पस, ए प्लानिंग फॉर हार्मफुल पर्पस इज कॉन्स्परेंसी। 3 वर्ड लिखने हैं, कॉन्स्परेंसी आए तो ए प्लानिंग फॉर हार्मफुल पर्पस इज ए कॉन्स्परेंसी। ठीक है, षड्यंत्र। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट 27वां कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में ना होता है किसी को ना मानना, यानी किसी को हमने नहीं माना
हमने विलफुल डिसरिगार्ड कर दिया। कोर्ट ने फैसला दिया, हमने कहा हम नहीं मानते, कोर्ट में खड़े हो कह दिया मैं नहीं मानता इस फैसले को, तो दैट इज द डिसरिगार्ड ऑफ द कोर्ट है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्रीट होगा। यानी यहां मैं बात कर रहा हूं पब्लिक अथॉरिटी की। अगर हम पब्लिक अथॉरिटी की, अब देखिए अगर कोई कोरोना पैंडेमिक में शाम को अगर कोई कर्फ्यू लगता है तो कोई बंदा बाहर निकलता है तो नहीं मानता, कहता मैं नहीं मानता, कार चला के हुड़दंगड़बाजी करता है, तो वो विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी है, वो कंटेम्प्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कन्विक्शन। 29वें नंबर पर कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पर दोष सिद्धि करना, फाइंडिंग ऑफ गिल्ट्स। फाइंडिंग ऑफ गिल्ट्स मतलब उसके ऊपर फाइंडिंग आई है। गिल्ट का होता है मतलब दोषी करार देना, वो दोषी है, गिल्ट में ना दोषी, और फाइंडिंग है कि इसने दोष किया है, तो वो क्या आएगा, कन्विक्ट कर दिया जाएगा किसी ऑफेंस के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट में, कस्टम। कस्टम क्या होता है, हमारे रीति रिवाज। 30वें नंबर पर कस्टडी है। कस्टडी का मतलब होता है किसी भी पर्सन को डिटेन करना। दो प्रकार की कस्टडी होती है, एक तो होती है जुडिशियल कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी। ठीक है, पुलिस अपनी अभिरक्षा में जब रखती है किसी को तो वो पुलिस कस्टडी है। जब दोष सिद्ध हो जाता है तो कोर्ट अगर जेल में उसको भेज देती है तो वो क्या है, जेल कस्टडी है, वो न्यायिक कस्टडी है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं किसी भी पर्सन को डिटेन करना, द डिटेनिंग ऑफ अ मैन ए पर्सन विद द लॉफुल प्रोसेस, दैट इज द कस्टडी। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम में ना जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, ए यूजेज हैविंग लीगल फोर्स, यानी द यूजेज में ना होता है चलन, यूजेज में ना होता है चलन, यानी जो चीज बहुत समय से चली आ रही है हम उसको कस्टम मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे। हाँ, नेक्स्ट है डेफामेशन 37वें नंबर पर, और उससे पहले है डिफेक्टो एंड डी ज्यूरे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डेफामेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा, आप कुछ भी लिखे ना आपका सही होएगा। ठीक है, डिफेक्टो का मतलब होता है ये नॉट एक्चुअल, सिर्फ एक फैक्ट पर बात कह रहा हूं, डिफेक्टो। और डी ज्यूरे का मतलब होता है बिल्कुल फैक्चुअल है, बाय राइट फैक्चुअल। अब हम मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ जाओगे डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे। यानी एक पर्सन है, वो किसी भी शहर में उसके पापा रहते हैं, पापा का दोस्त रहता है, उसने दोस्त के पास भेज दिया, दोस्त के पास में ना मेरे बच्चे को पढ़ा देना अपने शहर में, तो वो एज ए गार्जियन ट्रीट कर रहा है उस बच्चे को, तो दैट इज ए डी फैक्टो गार्जियन। यानी उसका पापा, ओरिजिनल पापा वो नहीं है लेकिन पापा का दोस्त है, वो उसको पढ़ा रहा है, दैट इज द गार्जियन ऑफ डी फैक्टो। उसका रियल पापा कौन है, ए पर्सन जिसने उसको भेजा है, तो वो डी ज्यूरे गार्जियन है उसका। यानी हम यहां देखेंगे इसका मतलब डी फैक्टो मींस ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट इज नॉट क्लियर इन फैक्ट, बाय इन फैक्ट, दैट इज द डी फैक्टो। ठीक है, नेक्स्ट इज डी ज्यूरे, बाय राइट आई एम द सन ऑफ दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड लॉ possesses that the person is he has a right, that is the de jure. ओके, नेक्स्ट है बच्चों डेफामेशन। डेफामेशन होता है किसी की मानहानि कर देना। किसी को आपने 10 आदमियों के सामने गालियां निकाल दी, कोई ब्लैक बोर्ड पे ऐसी चीज लिख दी जिसमें 10 बच्चे बैठे थे, एक बच्चे के खिलाफ ऐसी चीज लिख दी जो उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाती है, ये रिटन डेफामेशन है। ठीक है, कोई एक्ट ऐसा कर दिया जिसके ब्याह पर किसी भी पर्सन को जिसकी डिफेमिंग हो गया, तो वो भी एक डेफामेशन, यानी किसी को मानहानि किसी की कर देना। नेक्स्ट है 40 नंबर पर है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है जो बंदा मरने वाला है, पता है डॉक्टर्स को भी पता है भी ये मरने वाला है, मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो मरने वाला बंदा ये कह दे, अगर वो मर रहा है, अगर उसको किसी ने मारा है, वहां पर ऑफेंडर नहीं है, वो कह दिया उसने भाई ये बंदे ने मेरे को मारा है, तो लॉ भी उसको ये मान के चलेगा कि उसी बंदे ने मारा होगा। यानी इसका इंग्लिश मीनिंग हम देखेंगे तो ये है, देखिए, ए स्टेटमेंट बाय ए पर्सन एज टू द कोज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस विद द रिजल्ट ऑफ हिज डेथ। यानी अपनी डेथ के बारे में वो बता रहा है तो वो सत्य ही बोलता होएगा, दैट इज द डाइंग डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे एस्टोपल इंपॉर्टेंट है। एस्टोपल का मतलब होता है विबंध। When a person has permitted to another person to believe a things to be true and to
act upon such on behalf, he shall not be allowed to deny the truth of that things. देखिए प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स ऑल्सो, ठीक है. एस्टेपल इज mentioned in another act is 115 of Indian Evidence Act. Okay, two types of viband या estoppel is describing same way in the law. यानी एक एग्जांपल बता देता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे भी एस्टोपल क्या होता है. देखिए ए पर्सन की गाड़ी है, यानी मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी चोरी कर कर विशाल नाम का पर्सन ले गया. विशाल के पास गाड़ी है, चोरी की हुई है, वो मेरे को मिल जाता है. मेरी गाड़ी, वो गाड़ी विशाल पर्सन किसी अभिषेक को गाड़ी बेच रहा है और मेरे को पता है कि गाड़ी मेरी है. मेरे सामने वो गाड़ी बेच रहा था 2 लाख रुपए की विशाल अभिषेक को. तो मैं उस समय कुछ नहीं बोला कि गाड़ी मेरी है या किसकी है. वो गाड़ी सेल हो जाती है, अभिषेक गाड़ी ले जाता है, तो मैं ये बाद में नहीं कह सकता कि गाड़ी मेरी थी. इट मीन्स ये प्रिंसिपल मेरे ऊपर लागू हो जाएगा. सेकंड थिंग, अगर मेरी बात पे कोई विश्वास करके, ये मेरी बात मैंने कह दिया भी सच पर्सन इज ए गुड पर्सन एंड यू कैन कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन एंड द पर्सन इज नॉट गुड एंड पर्सन इज नॉट रिलायबल पर्सन. इफ ऑन माई बिहाफ यू कैन कॉन्ट्रैक्टिंग टू समवन एल्स. एंड सेकंड थिंग, आई कैन नॉट बी डिनाइड द थिंग्स विच इज आई से यू. यानी मेरी बातों पर आपने विश्वास करके कुछ कर लिया तो मैं अपनी बातों से मुकर नहीं सकता. दिस इज ए एस्टोपल. ये विबंध का नियम लागू हो जाएगा. नेक्स्ट चलिए, एक्स पार्टी. एक्स पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, यानी कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो सेकंड पार्टी को नोटिस दिया जाता है. तो सेकंड पार्टी बार बार कहने पर भी कोर्ट में नहीं आती तो कोर्ट उसको एक पक्षीय डिसीजन भी सुना सकता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स पार्टी. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट चलिए चलिए चलो 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 आगे चलो आगे चलो. हाँ, अगला चौथा, ये सारे टर्मिनोलॉजी है बच्चों, ये जितनी भी है ये सारी टर्मिनोलॉजी जितने मैंने करवाए हैं इसमें से 10 वर्ड आने हैं आपको. 10 आएंगे 6 आएंगे ये मैं श्योर नहीं हूं, बिकॉज आई एम राइट नाउ नोट द क्लियर ऑफ पैटर्न्स अबाउट द पेपर, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस एंड द पैटर्न विल डिफरेंट. आई एम नॉट श्योर भी किस प्रकार का पैटर्न आपका आएगा. तो वो एक ऐसे और इन वर्ड्स को भी मिला के दे सकता है, इन वर्ड्स के साथ आपकी लैटिन मैगजीम्स भी दे सकता है, इन वर्ड्स के साथ कुछ वन वर्ड्स भी दे सकता है. तो मैं श्योर नहीं हूं. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से पूछा जा सकता है. ठीक है जी, आगे चलिए. सर हाँ जी, कोई पूछना चाह रहा है बच्चा? 10 में से पहले 10 आते थे, अब 6 क्वेश्चन आएंगे. तो सर 6 क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब ये थोड़ा सा बता सकते हैं? ऐसे राइटिंग रहता है. मैं वही तो कह रहा हूँ ना बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, इस संबंध में मैं श्योर नहीं हूँ वे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है. हिंट में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो पहली जो आपकी टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कम से कम 10 मीनिंग आपसे पूछ सकता है, 6 मीनिंग पूछ सकता है या 10 पूछ सकता है. ये 2-2 नंबर के हो सकते हैं या 1-1 नंबर का हो सकता है. इसके साथ अटैच करके, इसी क्वेश्चंस के साथ अटैच करके 5 लैटिन मैगजीम्स दे सकता है वो. 5 लैटिन मैगजीम्स, यानी लैटिन मैगजीम्स में आपको करवा दूंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो. इंपॉर्टेंट मैं वो भी करवा दूंगा. वो 5 लैटिन मैगजीम्स के साथ इसको एसोसिएट करके एक क्वेश्चन बना सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में वो आपको एक दे सकता है लेटर और एक दे सकता है एप्लीकेशन. लेटर और एप्लीकेशन 5 नंबर का या 10 नंबर का, उसके साथ अटैच करके कुछ वन वर्ड्स दे सकता है. ठीक है, कुछ वन वर्ड्स दे सकता है. ये दूसरा क्वेश्चन उसका हो सकता है. तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कोई एक पैसेज आएगा, पैसेज जिस 10-20 लाइन का पैसेज आएगा, पैसेज में एक केस लॉ दिया होएगा. केस लॉ में आपके उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस होंगे. आपने उस ऐसे में से देखकर वो आपको क्वेश्चंस करने हैं. उस कर सकता है बच्चों 5 लाइनें इंग्लिश की और 5 लाइनें हिंदी की. हिंदी वाले की इंग्लिश करिए और इंग्लिश वाले की हिंदी करिए, ये उसके साथ अटैच करके दे सकता है. नेक्स्ट में आपकी चौथी और 5वीं यूनिट्स में से बच्चों वो एक ऐसे वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा जो क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. कम्युनिकेशंस में ना होता है संचार,
संचार की एक पूरी यूनिट है आपकी। मैंने आपको पीडीएफ मैंने सर को दे दी है, वो सर आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। वो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, उस पीडीएफ को अच्छे से कर लेना। संचार क्या चीज है, नॉन वर्बल एंड वर्बल संचार क्या होता है, वो भी उसमें सारा कुछ बताया गया है। एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। फिर आपकी लास्ट यूनिट है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट्स में से वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू है, फुटनोट्स हैं, साइटेशंस हैं, ये सारी चीजें। उसकी पीडीएफ भी मैंने सर को दे दी है, वो आपको सर वो उस पीडीएफ में से आपका इंपॉर्टेंट बता दिया है। मैंने इसका एक गैस भी बनाया हुआ है, मैं गैस सर को दे चुका हूं, वो गैस सर से ले लेना। जिस हिसाब से मैंने गैस बनाया है उस हिसाब से उसकी तैयारी कर लेना, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना जो मैंने आपको बताए हैं। अब एक आपको मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दे रहा हूं आपको, जो आपका लेटर कैसे लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बताइए, ये खोलिए आप। लेटर आपका एक एप्लीकेशन आएगी बच्चों, एक लेटर आएगा। अब लेटर किस प्रकार का आता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो प्राइवेट लेटर आता है या आपका लेटर बता रहा हूं मैं, ये लेटर थोड़ी है। ये जो आपके सामने स्क्रीन खुली है, ये 5वीं यूनिट है बच्चों, ये 5वीं यूनिट है। होना खोल के ये खोल दिया आपने। बच्चों अब मैं आपको 5वीं यूनिट कराऊं या चौथी करवाऊं या लेटर एप्लीकेशन कराऊं, पहले आप बताइए मेरे को। ओहो, सारी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा बच्चों। सर प्लीज करवा दो सर। सर लेटर करवा दो सर पता की है जी सर, ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ नहीं सर। लेकिन लेटर और एप्लीकेशन करा दो सर। ये तो एक ना एक आएगा, तो इसका फॉर्मेट बता दो। चलो हाँ बेटे, हाँ मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं लेटर और एप्लीकेशन करवा देता हूँ। पहले वो मैं जो आप बच्चे बोल रहे हैं कुछ, वो भी करवा दूंगा। कल एक क्लास और ले लूंगा। देखिए, लेटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक लेटर होता है पर्सनल लेटर, यानी प्राइवेट लेटर जिसको बोल देते हैं। हम अपने माता पिता को कोई लेटर लिखते हैं, हम अपने भाई बहन को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने जानकारों को लिखते हैं। ठीक है, वो कैसे स्टार्ट करना है। और उसके बाद आता है बिजनेस लेटर। कोई फर्म के लेटर होते हैं, कोई कार्यालय, किसी भी कार्यालय का लेटर होता है, कोई पोस्ट ऑफिस को लिखना है, कोई रेलवे विभाग को लिखना है, उसका लिखने का तरीका अलग है। उसके बाद आते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर बच्चों, जैसे कि आप सार्वजनिक स्थानों के लिए लिखते हो, आप कोई एडिटर को लेटर लिखता है, ये चीजें लेटर में आई जाती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको लेटर लिखने का तरीका। अब देखिए, कोई भी अगर आपने कोई पर्सनल लेटर लिखना है, तो सबसे पहले अगर आप किसी बड़े को संबोधित कर रहे हो, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? हाँ गुरुजी, दिखने लग रही है जी। हेलो, हाँ गुरुजी, हाँ ठीक, हाँ दिखने लग रही है। नहीं, अभी बताता हूँ आपको। जो अगर आपने अपने बड़ों को लेटर लिखना है, तो सबसे पहले मान लो आपने अपने पिताजी को लेटर लिखना है, तो माय डियर फादर लिखोगे, या माय डियर मदर, जो आपसे बड़े हैं। क्लियर नहीं दिख रहा मुझे सर। ठीक है, मैं बैग जाती दिख रहा है बच्चों? सर ठीक है, मैं बैग जाती। ठीक है, अब देखिए, कोई भी आपने यंगस्टर को लिखना है, जो आपसे छोटे हैं, जो आपके बराबर के हैं, तो वहां लिखोगे माय डियर सतीश लिख दोगे, माय डियर पूनम लिख दोगे, माय डियर कोई भी नाम है वो लिख सकते हो, माय डियर शिल्पा लिख दोगे। ठीक है, तो ये चीजें